Hello everyone, my name is Tanvi Goyal and my channel's name is NEET with Tanvi. In this video, I will be talking about the importance of giving mock test for NEET. एंड मुझे रिसेंटली कमेंट्स भी आ रहे थे इससे रिलेटेड कि हमें मॉक टेस्ट क्यों देने चाहिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है. सो इस वीडियो के अंदर विल डिस्कस ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू इट एंड आई होप सो कि इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद आप कभी भी अपने मॉक टेस्ट को स्किप नहीं करोगे और आपको कभी भी मॉक टेस्ट देने से डर नहीं लगेगा. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मॉक टेस्ट देने से होता क्या है. अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया है तो वो इनफ क्यों नहीं है, उसके बाद मॉक टेस्ट आपको क्यों देने हैं. तो मॉक टेस्ट देना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज मॉक टेस्ट हमारी 5 चीज़ों को रेगुलेट करते हैं. सबसे पहले आपकी होती है OMR प्रैक्टिस, देन स्पीड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट यू कैन से. उसके बाद आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस न्यू सैम्पल पेपर्स में करते हो. एंड देन आपको आपके वीक पॉइंट्स पता चलते हैं कि आप किस टॉपिक में कहाँ पे, किस चैप्टर में, किस सब्जेक्ट में कहाँ पे लैग कर रहे हो. तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं. तो जैसे नीट में मैंने 2 अटैम्प्ट्स दिए थे, लाइक आई टुक अ ईयर ड्रॉप. तो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर मुझे भी मॉक टेस्ट देने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था. लाइक बहुत ओवर थिंकिंग होती थी कि यार मैंने मॉक टेस्ट दिया, स्कोर नहीं आया तो वो बेकार में ज़्यादा बुरा लगेगा, सो लेट्स स्किप. तो बहुत डर लगता था, बहुत ओवर थिंकिंग होती थी. एंड ये भी होता है बहुत लोगों के साथ कि वो 1-2 मॉक टेस्ट दे देते हैं ऐसे अंडर प्रेशर कि हाँ उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो उन्होंने 1-2 मॉक टेस्ट दे दिए. बट आफ्टर दैट उनको अलग डिप्रेशन हो जाता है क्योंकि जो 1-2 मॉक टेस्ट दिए उनके अंदर उनका स्कोर नहीं आया, देन दे गेट डिप्रेस्ड. एंड कुछ लोग सोचते हैं कि अभी उनको और रिविज़न करने की ज़रूरत है, अभी उनका हुआ नहीं है रिविज़न करके, या अभी उनका हुआ नहीं है सिलेबस कंप्लीट करके. तो वो इस चीज़ को एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ कर लेते हैं कि नहीं यार अभी मुझे और रिविज़न करनी है. तो वो लोग इस चीज़ को एक्सक्यूज़ बना के कभी मॉक टेस्ट देते ही नहीं है. अब कुछ लोग होते हैं जो नीट के लिए ऐसा बिफोर नीट 3 to 4 मंथ्स पहले से ही मॉक टेस्ट देना, सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं. ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखो 3-4 मंथ्स पहले तक आप किसी का भी सिलेबस पूरा नहीं होता है, रेयरली ही किसी का होता है. बहुत ही एकदम ऐसा एंड मोमेंट पे जाके सिलेबस कंप्लीट होता है. तो मैंने भी पर्सनली नीट से 1 मंथ पहले मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किए थे एंड वो इनफ होता है. 1 मंथ में आप जितने मॉक टेस्ट दे रहे हो, एक दिन का अगर आप एक भी दे रहे हो, सो दैट इज़ मोर देन इनफ. तो आप इससे क्या होगा कि आपको इतना ज़्यादा डर भी नहीं लगेगा मॉक टेस्ट देने से एंड आप इनफ मॉक टेस्ट भी दे दोगे. तो आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो 1 मंथ बिफोर नीट. अब हम फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, दैट इज़ योर OMR प्रैक्टिस. अगर मान लो कि पूरे साल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको 100% सारी चीज़ें आती हैं, आप दुनिया की हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आपने OMR फिलिंग की प्रैक्टिस नहीं करी है तो चांसेस होते हैं कि हाँ आप गलत OMR फिल कर दो, या फिर चांसेस होते हैं कि आप OMR फिल कर रहे हो, करेक्ट फिल कर रहे हो, बट आपका टाइम ख़त्म हो गया. लाइक आपको OMR फिल करने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है. तो दिस इज़ नॉट ओनली फॉर नीट, बट अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे कि CUET भी इस साल OMR बेस्ड हुआ था, ठीक है, मतलब हाइब्रिड मोड में हुआ था. लास्ट ईयर तक सिर्फ ऑनलाइन था, CBT था, इस बार हाइब्रिड हुआ. तो देखो आपको नहीं पता है इन फ्यूचर क्या हो, कभी भी कोई भी एग्ज़ाम CBT हो सकता है, कभी भी कोई भी OMR बेस्ड हो सकता है. तो OMR प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए. इससे क्या है कि अगर आप OMR गलत फिल कर रहे हो तो आप गलत नहीं फिल करोगे, एंड अगर आपको OMR फिल करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपका टाइम सेव भी होगा. तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है स्पीड. तो देखो वैसे तो स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट पैरेलल रन करते हैं, बट स्टिल अगर हम इनको कंसिडर करें इंडिविजुअली, तो स्पीड की अगर आप बात कर रहे हो तो जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे आपने हर एक चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी होगी. बट जब आप एक चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का आपका कोई चैप्टर है पर्टिकुलर, आपने वो किया एंड अब आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो पहली चीज़ तो आपके माइंड में आपको ये पता है कि हाँ इस पेज पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी चैप्टर से हैं. तो अब आपको पता है कि हाँ इस पेज पे अगर 15 क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी चैप्टर से हैं, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, तो आपको ये चीज़ पता चल जाती है. बट जब आप एग्ज़ाम देते हो तब ऐसा नहीं होता ना. एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन किसी चैप्टर से होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और चैप्टर से होता है, देन थर्ड क्वेश्चन इज़ फ्रॉम एनी अदर चैप्टर. तो यहाँ पे क्या है, जब आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो आप सोच रहे हो कि हाँ इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज आप पहले याद करोगे हाँ ये कौन से चैप्टर का था, उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी. तो ये जो है इस चीज़ में आपको करनी होती है अपनी स्पीड मैनेजमेंट. तो अगर आपके पास इंडिविजुअली हर एक चैप्टर की नॉलेज है बट आपको उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता तो उससे फिर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला. सेम जैसे कि अगर आपको पूरी नॉलेज है बट आपकी OMR में गलती हो रही है, तो इसलिए आपको स्पीड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है जो आपके सैम्पल पेपर्स में होगी, जिससे कि आप जब एक क्वेश्चन किसी चैप्टर का कर रहे हो, देन द सेकंड क्वेश्चन इज़ फ्रॉम अनदर चैप्टर, थर्ड इज़ फ्रॉम अनदर, जब आप इस तरीके से
अपना माइंड लगा रहे हो कि हाँ पहले आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, समझ रहे हो, फिर आप सोच रहे हो किस चैप्टर का है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसको सॉल्व करके उसका आंसर मार्क कर रहे हो OMR में। ये सारी जो प्रैक्टिस है ये सैम्पल पेपर से या मॉक टेस्ट से ही होगी। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो आ जाती है टाइम मैनेजमेंट। तो मेरे साथ पर्सनली क्या होता था, जब मैं अपने सेकंड अटेम्प्ट से पहले मॉक टेस्ट सॉल्व करती थी तो स्टार्टिंग में लाइक आई सॉल्व 30 to 35 मॉक टेस्ट। तो इनिशियली जो मेरे कुछ मॉक टेस्ट थे, अप टू 10 यू कैन कंसिडर, उसके अंदर क्या होता था कि मुझे आता होता था पूरा पेपर, बट मेरा पेपर ना 3 hour 20 minutes में फिनिश नहीं होता था। लाइक 3 hour 20 minutes हो गए, मुझे पता चल गया हाँ मेरा पेपर छूट गया है, तो अब मेरे जितने ठीक है मैंने वो चेक कर लिए, अब जितने मेरे छूट गए मैं फिर उनको बाद में सॉल्व करती थी। तो मुझे ये पता चलता था कि मुझे पेपर आता पूरा था बट मेरा पेपर छूट गया है। तो क्या होता है स्टार्टिंग में, अगर आपका 3 hour 20 minutes का पेपर है ना, तो वही पेपर मेरा स्टार्टिंग में 6 घंटे में सॉल्व होता था पूरा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि हाँ कौन सा सेक्शन जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग है जिसको आप कम टाइम में कर सकते हो, कौन सा सेक्शन वीक है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आप मॉक टेस्ट दोगे नीट से पहले। वरना जब आप नीट का पेपर देने जाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा आप पे। अगर मान लो आपने नीट से पहले कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है ना, तो जब आप नीट का पेपर दे रहे होगे तब जैसे बीच में इन्विजिलेटर्स आते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे सिग्नेचर दो अपना, यहाँ पे थंब प्रिंट दो, ठीक है, अपनी फ़ोटो दो, कुछ भी अगर वो बीच में कराने आ रहे हैं ना, उससे आपका और प्रेशर बिल्डअप होगा एंड आप अपने पेपर में 100% नहीं दे पाओगे, इवन अगर आपको सब कुछ आता है तो भी। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारी फोर्थ चीज़ आ जाती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखो आपने बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी होगी जब आप इंडिविजुअली अपने सिलेबस कंप्लीशन वाले फेज़ में होंगे, बट दैट इज़ नॉट इनफ, क्योंकि आपकी और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी सैम्पल पेपर्स में। आप एक सैम्पल पेपर के अंदर 200 क्वेश्चंस होते हैं एंड आप 30 to 35 सैम्पल पेपर्स तो सॉल्व करोगे। तो अगर एक सैम्पल पेपर में 200 क्वेश्चंस हैं एंड अगर आप 30 सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व कर रहे हो, तो इन टोटल आपने 6000 क्वेश्चंस और सॉल्व कर लिए हैं, जो कि बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सैम्पल पेपर्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, आप अपने सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर रहे हो जिसके अंदर OMR प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट भी हो रहा है, आपकी स्पीड भी मेंटेन हो रही है, साथ में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि साइड बाय साइड रिविजन भी हो रही है। आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, चीज़ें आपकी रिवाइज ही हो रही है, आप कुछ भूलोगे नहीं। तो ये सैम्पल पेपर देखो, अगर आपके मन में अभी भी डाउट है ना कि अगर आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ लिया एंड सिर्फ उसी के बेसिस पे आप नीट देने जा रहे हो, देन हाई चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि आपका नीट क्लियर नहीं होगा। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है आप OMR गलत फिल कर दो, हो सकता है आपकी OMR छूट जाए, हो सकता है पेपर आता हो बट पेपर छूट जाए, हो सकता है कि आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन छूट जाए क्योंकि वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाए, हो सकता है कि आप लाइक क्वेश्चन पैटर्न ना समझ पा रहे हो, लाइक आप अपने मन में वो जो एक स्ट्रैटेजी होती है पेपर सॉल्व करने के टाइम पे, उस स्ट्रैटेजी को डिवाइस नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ऊपर से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, क्योंकि जो आपका माइंडसेट है जब आप नीट का पेपर देने बैठे हो, उस माइंडसेट की आपने पहले प्रैक्टिस तो करी ही नहीं ना। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। एंड देन फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चलते हैं जो आपको वैसे पता नहीं चल सकते अगर आप इंडिविजुअली हर एक चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। तो जैसे कि जब मैं अपने मॉक टेस्ट सॉल्व करती थी, मुझे पता चल गया था कि हाँ, जो मेरा फिजिक्स के अंदर सिस्टम, पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर है वो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है एंड उसके अंदर मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चलते हैं। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। एंड एक और चीज़ होती है कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो एंड आपके स्कोर्स कम आ रहे हैं, तो बच्चे उसी से ही बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हैं कि मेरे स्कोर्स बहुत कम आ रहे हैं। तो देखो, मॉक टेस्ट में आपके कितने भी स्कोर आए, ठीक है, आप हमेशा टारगेट करो कि आपको मॉक टेस्ट में अच्छा ही स्कोर करना है। बट अगर स्टिल आपका स्कोर कम आ रहा है, आपका स्कोर 600 से कम आ रहा है, 500 अराउंड आ रहा है, तो उससे आप डीमोटिवेटेड फील मत करो। देखो, जो मॉक टेस्ट होते हैं वो कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होते हैं। जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसका लेवल मॉक टेस्ट के लेवल से थोड़ा कम होता है। लाइक नीट अगर आप 2023 एंड 24 देखो तो इन दोनों का जो लेवल था, इट वाज फ्रॉम ईजी टू मॉडरेट, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। तो मॉक टेस्ट के अंदर अगर आपका स्कोर कम भी आ रहा है तो आप उस चीज़ से बिल्कुल मत घबराओ, बिकॉज नीट का जो लेवल है वो आपके मॉक टेस्ट से थोड़ा कम होने वाला है। देखो, जब आप पहले कुछ डिफ़िकल्ट करोगे तभी तो आप
आपको जो ईजी चीज़ है वो और ज़्यादा ईजी लगेगी ना। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट नीट का पेपर देने जाओगे, आपको लगेगा क्या आ गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एंड मॉक टेस्ट देने से नीट के दिन आपको जितना स्ट्रेस होता है ना, वो स्ट्रेस लाइक ट्रस्ट मी, वो स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होने वाला है। क्योंकि मुझे ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से पता है कि जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट देने गई थी तब मुझे कितना स्ट्रेस था, एंड जब मैं सेकंड अटैम्प्ट देने गई मैं कितना फ्री फील कर रही थी कि हाँ मैंने इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, इनफ सैम्पल पेपर्स मैंने सॉल्व कर लिए हैं। मुझे वो जो एक पेपर वाली एंग्जाइटी होती है ना कि मैं पेपर देने जा रही हूँ, मेरे को वो वाली एंग्जाइटी नहीं थी। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे लगता है कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अभी तक आप कन्विंस हो चुके होंगे रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। एंड अगर आप अभी भी नहीं हुए हो, लाइक अगर 1% आप अभी भी नहीं हुए हो, तो भाई इस वीडियो को दोबारा देखो एंड प्लीज़ कन्विंस हो कि मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है नीट के लिए मॉक टेस्ट देना। आप डायरेक्ट नीट का पेपर देने जाओगे, आपसे नहीं होगा। आपके अगर मान लो पाँचों के पाँचों फैक्टर्स भी ठीक हो गए हैं, बट स्टिल वो जो एक स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगा, जो बीच में इन्विजिलेटर्स आगे आपको बीच में कुछ कुछ करने के लिए कह रहे होंगे, वो सारी चीज़ें आप बियर नहीं कर पाओगे। सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो ऐसे सेम सिचुएशंस में है कि उनको मॉक टेस्ट देने भी हैं बट वो नहीं दे पा रहे हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल।